तो आज के क्लास में देखेंगे हम लोग क्या, समास। ठीक है, कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समास क्या होता है, जब आपस में दो पद मिल करके एक हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं समास। जैसे हम एक लेते हैं, राज्य पुत्र, दोनों मिलके बन जाता है राजपुत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज्य में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब है राजा का, और पुत्र मतलब पुत्र। इस तरह से संस्कृत में पढ़ लेंगे हम लोग, हिंदी और संस्कृत दोनों में लगभग लगभग सेम ही होता है। तो अगर संस्कृत में पढ़ा रहे हैं तो ये हिंदी में भी काम आएगा। राज्ञ पुत्र का मतलब हिंदी में हो जाएगा राजा का पुत्र। और यहाँ पर राजपुत्र मतलब क्या हो गया, राज्ञ पुत्र राजपुत्र, और राजपुत्र का मतलब वही है, राजपुत्र अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, राजा का पुत्र। तो बीच में से यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो विभक्ति था ये हटा देते हैं और हम लिखते हैं इसको राजपुत्र। यानी कि यहाँ पर जो का विभक्ति था, यहाँ पर जो राज्ञ में विभक्ति था वो हम हटा देते हैं और इसको विभक्ति हटा करके लिखते हैं। तो वह जो बनता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद, या यही समास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम जो बड़ा था राज्ञ पुत्र राजा का पुत्र, इसको हम क्या करते हैं, संक्षिप्त में लिख दिया है ना, संक्षिप्त, संक्षिप्त में लिख देना इसको। तो एक तरह से जो समास है वो क्या है, संक्षेपण है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। संक्षेपण यानी किसी भी बड़ा बात को संक्षिप्त में लिख देना। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ये बहुत बड़ा हुआ ना। जैसे नीलम कंठम यशस्य सह, तो अगर संस्कृत में कहेंगे तो नीला है कंठ जिसका, तो यह क्या हुआ, ये बड़ा है। इसको संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं पता है, नीलकंठ, नीलकंठ। तो यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट में इसको, ये इतना सारा जो पद था, नीलम कंठम या सस्य सह, नीला है कंठ जिसका, तो उसको एक शब्द में लिख दिए तो ये क्या हो गया, संक्षिप्त में नीलकंठ। तो इस तरह से समास में क्या होता है कि जो बड़ा पद होता है वह बड़ा पद एक संक्षिप्त एक शब्द में बन जाता है, या जो दो विभक्ति होता है उसका लोप हो जाता है, एक पद बन जाता है। यानी कि एक पदी भाव समास, ये सूत्र होता है इसका कि एक पदी भाव समास, जो दो भाव होता है वो मिल करके, या कई भाव जो है सो मिल करके एक पद बन जाता है। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपण होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद जो है सो मिल करके एक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं समस्त पद। समास अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक है, इसमें दो पद मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, या दो से अधिक पद मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से समास बनता है। और जो दो या दो के अधिक पदों के मेल से जो बनता है पद, उसको हम बोलते हैं समस्त पद। तो जैसे ये जो राजपुत्र है, ये जो दोनों बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, समस्त पद। ठीक है, ये क्या हुआ, समस्त पद। और जैसे कि इसमें जैसे कि संधि में हम विच्छेद करते थे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो दोनों में क्या अंतर है वो देख लेना है। संधि में क्या चीज का मेल होता था, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता था उसको हम क्या कहते थे, संधि कहते थे। जैसे अ जोड़ ई के मेल से बन गया, अगर नया अगर वर्ण बन जाता था, जैसे ए बन जाता था, तो इसको हम क्या कहते थे, संधि। यानी कि दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं संधि। और जब दो पदों के मेल से कोई नया पद बनता है तो उसको क्या कहते हैं, समास।
संधि का जो है वह क्या होता है, विग्रह होता है, विच्छेद होता है। जैसे हम इसको अगर लिखा हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय अगर लिखा हुआ है तो विद्यालय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वह क्या होता है, विद्या प्लस आलय, यानी कि संधि का क्या करते हैं हम, विच्छेद करते हैं। ठीक है, संधि का क्या किया जाता है, विच्छेद किया जाता है। वैसे ही समास का विग्रह किया जाता है। जैसे ये राजपुत्र है, ये समस्त पद हो गया। पूछेगा कि राजपुत्र का विग्रह क्या होगा, तो यही हो जाएगा राजा का पुत्र, यह क्या कहलाता है, विग्रह। ठीक है, तो समास में क्या होता है, जैसे संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, और समास में क्या होता है, विग्रह होता है, ये एक अंतर है। अच्छा, यहाँ पर जो है संधि में दो वर्ण मिल करके एक नया वर्ण बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि दो पद मिल करके एक हो जाते हैं, वही दोनों पद मिल करके एक पद बन जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर तीन चार पद मिल करके एक बन गया नीलकंठ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से समास क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे समास के भेद को, कि समास के कितना भेद होता है, इसको नोट कर लेना है तब तक। देखना है, संस्कृत में, संस्कृत में समाज के चार भेद होते हैं। ऐसे अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो हिंदी में 6 भेद होते हैं, डायरेक्ट सीधा लिख दिया जाता है 6 भेद। लेकिन संस्कृत में जो है पहले 4 भेद लिखा जाता है और तत्पुरुष के अंतर्गत 2 को लिया जाता है। बताते हैं कैसे। पहला जो होता है वह होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर तत्पुरुष समास, और उसके बाद इसी का भेद होता है 2। ठीक है, इसका एक भेद हो जाता है, क ख करके लिख देते हैं, क और ख। बहुव्रीहि समास अलग होगा, कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। धारय समास और यहाँ पर एक बहुव्रीहि समास। ठीक है, तीसरा समास होता है द्वंद्व समास। सॉरी, यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं होगा, यहाँ होगा द्विगु समास। यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, और फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। लेकिन वही अगर हिंदी में कहेगा तो इसको डायरेक्ट लिखेगा, जैसे ये 1 नंबर, ये इसको 1 कर देगा, 2 3 4 5 6। तो हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होगा। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत में समास के कितना भेद हो गया, 4 भेद। तो उसके बाद हम सबसे पहले 1 नंबर में क्या देखेंगे, अव्ययी भाव समास। फिर उसके बाद तत्पुरुष समास देखेंगे, ये सब भेद भेद देखेंगे। तो सबसे पहले ये चारों लिख लेना है, और उसके बाद एक में अव्ययी भाव समास लिख के रख देना है। तो फिर हम अव्ययी भाव समास लिखाते हैं, तब तक इसको नोट कर लेना है जल्दी जल्दी। तो ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो सूत्र होता है वह होता है पूर्व पद प्रधानु अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधानु अव्ययी भाव, इसका मतलब है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद माने पहले वाला। जैसे हम प्रतिदिनम दिनम लिख रहे हैं, तो जैसे ये पहले वाला दिनम, जैसे गंगायाः समीपम लिख रहे हैं तो गंगायाः। ठीक है, ये पूर्व पद जैसे ये हो गया। पूर्व पद माने पहिलका वाला पद, और उत्तर पद माने बाद वाला पद। जैसे ये वाला जो होगा उसको हम कहेंगे, बाद वाला को कहेंगे उत्तर पद, और ये जो पहले वाला होगा उसको हम कहते हैं पूर्व पद। जैसे शक्ति अनतिक्रम्य, ये जैसे शक्ति, ये क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया। तो पहले वाला पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है। यानी बाद वाला समास का जो पूर्व पद होता है, पहिलका पद जो होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। इस बात को ध्यान देना है। अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है, और जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे अभी देखेंगे हम लोग कैसे। पूर्व पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे अव्यय अब होता क्या है, अव्यय। व्यय माने क्या होता है पता है, अव्यय। अव्यय मतलब क्या होता है, व्यय माने, ऐसे सिंपल भाषा में व्यय का मतलब क्या होता है,
व्यय माने होता है खर्चा, जिसका मतलब खर्चा हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यय, खर्चा। और अव्यय का मतलब क्या है? जिसका खर्चा नहीं हो, जिसका कोई रूप नहीं चले। तो जो संस्कृत में जिसका रूप नहीं चलता है कोई भी, जैसे हम लोग शब्द रूप पढ़े थे, धातु रूप पढ़े थे, तो सबका रूप चलता है ना। जैसे बालकः बालको बालका होता है, शब्द रूप हो गया। वैसे ही जैसे धातु रूप पठती पढ़ता पठंती हो गया, ये सब धातु रूप। लेकिन जिसका भी रूप नहीं चलता है उसको हम बोलते हैं क्या? अव्यय। जैसे प्रति, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता है, जैसे प्रति हो गया, है ना। जैसे उप हो गया, ये सब क्या है? अव्यय है। जैसे यहाँ पर एक यथा शब्द था, यथा, है ना। तो इस तरह का जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं अव्यय। तो जो अव्यय भाव समास होता है उसका पहले वाला पद क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। जैसे जो भी उपसर्ग होता है वो सब क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, आओ, निस, निर, दुस, रुड़, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उच, अभि, प्रति, परि, अपि, ये 22 को जो उपसर्ग होता है वो सबको अव्यय बोलते हैं। तो अगर ये सब में से कुछ भी आता है, अगर पहिलका पद अगर छोटा रहेगा तो वो हो जाएगा अव्यय भाव समास। जैसे ध्यान देना यहाँ पे, जैसे प्रति क्या है? अव्यय है पहिलका पद। और दीन संज्ञा है। उप अव्यय है। गंगम गंगा संज्ञा है। जैसे उप अव्यय है। वनम क्या है? संज्ञा है। यथा अव्यय है। शक्ति, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये विशेषण है। तो इस तरह से जो पहिलका पद होता है उसको क्या होता है? अव्यय होता है। दूसर का पद क्या होता है? उत्तर पद जो क्या होता है वो होता है संज्ञा। तो ऐसे समास को हम कहते हैं अव्यय भाव समास। इस समास को याद रखने के लिए ट्रिक याद रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या हो जाएगा कि जो पहिलका, जैसे ही हम पद छोटा देखेंगे, अव्यय टाइप के पद देखेंगे, जैसे उपवनम, उपनदम, उपगंगम, यथाशक्ति, है ना, आजीवन हिंदी में अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं अव्यय भाव समास। अब अगर ये समास है, इधर ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, और इधर इसका क्या है? ये विग्रह है। क्या है? विग्रह। जैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अब इसमें भी 4 तरह 5 तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले पूछेगा क्या? जैसे दे दिया प्रतिदिनम, पूछेगा कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो क्या समास लगाएंगे? अव्यय भाव समास। पूछेगा कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा, तो दीनम दीनम, प्रतिदिनम, तो दीनम दीनम में टिक लगा देंगे। दूसरा पूछेगा कि दीनम दीनम का समस्त पद क्या होगा, प्रतिदिनम। तो इस तरह से पूछता है। एक और पूछता है, कभी कभी ये सूत्र दे देगा, या ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। टिक लगाना रहेगा तो क्या टिक लगा देंगे? अव्यय भाव समास। यह सूत्र भी ये दे देगा कि पूर्व पद प्रधानो अव्यय भाव से कौन सा समास होता है, तो अव्यय भाव समास, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्यय भाव समास में। अब वही जब हम तत्पुरुष समास में जाएंगे तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? उत्तर पद, ठीक है। अब हम लोग तत्पुरुष समास देखते हैं। अब देखना है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? ये जो पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव था, वह इसमें जो है सो उसके बाद वाला पद प्रधान हो जाएगा। इसमें हो जाएगा उत्तर पद प्रधानो, ठीक है। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, ठीक है। प्रधानो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। यानी कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे अव्यय भाव समास का कौन सा पद प्रधान था? पूर्व पद। तो तत्पुरुष समास का यहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो है वह होता है तत्पुरुष समास का, यहाँ पर इसको चेंज करना चाहिए था। इसको नोट कर लेना है, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। उत्तर, इसका अगर सूत्र पूछेगा तत्पुरुष समास का तो वो क्या होता है? उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, इसका सूत्र होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। तो जिसका उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सबसे पहले याद रखना है
कि इसमें जो है ना विभक्ति होता है, जब भी विभक्ति वाला आ जाए कोई भी तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि इसमें विभक्ति होता है, और विभक्ति के नाम से इसको मतलब उस विभक्ति का नाम ऐड करके भी तत्पुरुष समास कह के इसका भेद किया जाता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं गर्तम पतितः, ठीक है, गर्तम पतितः, इसका मतलब है गर्त में, गड्ढे में गिरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गर्तम पतितः, यहाँ पर गर्तम में जो है सो द्वितीय विभक्ति है, और पतितः मतलब गिरा हुआ, तो गर्त पतितः क्या हो जाएगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, इसको द्वितीय तत्पुरुष समास कह लेते हैं। तो याद रखना है कि ये जो होगा ना ये जो तत्पुरुष समास होगा उसके बीच में क्या है कि विभक्ति रहेगा। अगर हिंदी में दे देगा तो और पहचानना आसान है। विभक्ति के लिए विभक्ति का चिन्ह पता ही होगा कि जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काको के लिए अपादान, बस इसमें इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है बीच में विभक्ति होता है। जैसे नेत्रेण हीना, नेत्रेण, बालकेन में कौन सा विभक्ति था, बालकेन, ये उस दिन बताया था ना कि विभक्ति कैसे होता है जानते हैं। बालकेन में कौन सा विभक्ति था उस दिन पढ़ाए थे, जैसे ये तृतीय विभक्ति होगा, जैसे बालकेन में तृतीय होता है, नेत्रेण में तृतीय विभक्ति है, और हीना इसका मतलब है नेत्र से हीना, बीच में से आ गया, तो जहां पर भी कोई विभक्ति आ जाएगा उसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे नेत्रेण हीना, नेत्रहीना, मतलब जो नेत्र से हीन है, जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन कहा जाता है ना उसको, आंख नहीं है, अंधा व्यक्ति। जैसे गवे हितम, तो यहाँ पर है गवे में जो है सो चतुर्थी विभक्ति है, और हितम मतलब भलाई, इसका मतलब हो गया गो हितम, गो गवे हितम मतलब गाय के लिए भलाई, है ना, तो के लिए आ गया बीच में विभक्ति, गाय के लिए भलाई, तो तत्पुरुष समास हो गया। जैसे सर्पात भीतः, मतलब सर्प से डरा हुआ, सर्प भीतः, तो सर्प से डरा हुआ, बीच में से आ गया ना, हिंदी में अगर आता तो कहते सर्प से डरा हुआ, सर्पात भीतः, सर्प से डरा हुआ, तो बीच में से आ गया विभक्ति, तत्पुरुष समास। अब देखना है, जैसे हिंदी के लिए भी याद रखना है, हिंदी में भी ऐसे ही बीच में से आ जाए, वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, तो वृक्षात पतितः मतलब वृक्ष से गिरा हुआ, बीच में क्या आ गया से, वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष पतितः, तो यहाँ पर विभक्ति आ गया, बीच में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पर पंचमी लगा रहे हैं तो ये पंचमी तत्पुरुष समास है, ये चतुर्थ पंचमी लगाए हैं, पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें लगाए हैं चतुर्थी विभक्ति, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास। वैसे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः मतलब राज, मतलब राजा का पुरुष है ना, मतलब कि राज्य का पुरुष है ना, जो पुरुष राजा है, राजा का पुरुष है ना, राज पुरुष, इस तरह से वो षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें सप्तमी विभक्ति है, जैसे शास्त्रे प्रवीण, मतलब शास्त्र में प्रवीण, बीच में विभक्ति आ गया, शास्त्रे प्रवीण मतलब शास्त्र प्रवीण, मतलब शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, कौन सा समास हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास होता है। तो जहां पर भी विभक्ति देखना है कि बीच में कोई विभक्ति है, जैसे कि गड्ढे में गिरा है ना, गड्ढे में गिरा हुआ, नेत्र से हीन, गौ के लिए भलाई, बीच में के लिए विभक्ति आ गया, सर्पात भीतः, सर्प से डरा हुआ, से आ गया बीच में विभक्ति, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, से आ गया बीच में विभक्ति, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष है ना, राजपुरुष, शास्त्रे प्रवीण, शास्त्रे प्रवीण मतलब शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, तो इस तरह से अगर आए बीच में विभक्ति तो समझ जाना है कि वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसको ये तो नोट हो ही गया है, तो आगे फिर देखते हैं। नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का ही एक भेद और होता है, उसको हम बोलते हैं नए समास, ठीक है। नए समास कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, ठीक है। नए समास के लिए याद रखना है कि जिसमें नहीं का अर्थ हो जाता है वह नए समास हो जाता है। नए समास को पहचानने के लिए याद रखना है कि उसके पहले हमेशा अ आएगा, नहीं तो ऑन आएगा, ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे अ से शुरू हुआ शब्द या अन से शुरू हुआ शब्द, तो उसको हम जान जाएंगे कि वो कौन सा समास है, नए समास है, उसका अर्थ जो है सो नहीं के सेंस में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेना है, नहीं अर्थ वाले नए अव्यय के साथ जो समास होता है उसे नए समास कहते हैं। जैसे न धर्म, क्या है, अधर्म, अधर्म का मतलब क्या है, न धर्म। जैसे अयोग्य, न योग्य, नया समास हो गया। जैसे न अंत, अनंत, अ लग गया फर्स्ट में। जैसे अशिक्षित है ना, न शिक्षित, अशिक्षित है ना, उस तरह से। जैसे न पढ़, अनपढ़,
है ना। तो इस तरह से जब भी न का अर्थ हो, न आ जाए, तो समझ जाना है वो कौन सा समास हो जाता है, नया समास। तो इसको नोट कर लेना है और उसके बाद हम लोग फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास देखेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषणम विशेण्य बहुलम। इसमें क्या होता है कि विशेषण का विशेष्य पद के साथ विकल्प से कर्मधारय समास होता है। अगर क्या है कि जो पहिलका जो विशेषण होता है उसके जिसका विशेषता बताया जाता है उसको बोलते हैं हम विशेष्य, और जो विशेषण होता है उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि नील गाय, तो नीला है जो गाय, इसका मतलब विशेष ये होता है, नील गाय का विशेष होता है नीला है जो गाय, है ना। नील गाय, अगर हम यहाँ दिखाई दे रहा है नीला गाय, है ना, ऊपर लिखते हैं और नील गाय। अगर हम कह रहे हैं कि नील गाय, इसका मतलब क्या है कि नीला है जो गाय, नील गाय। तो इसका जो पहिलका पद जो नीला है वह क्या है, कैसन गाय, नीला गाय, विशेषण। ठीक है, तो ये जो नीला होता है, जो विशेषता बताया जाता है, नीला पीला हरा, है ना, नीला पीला हरा गोरा काला या अच्छा बुरा, या जो भी इस तरह का जो विशेषण होता है, महान नीच अधम, इस तरह का जो विशेषण होता है वो तो पता ही है कि विशेषण होता है। लेकिन जिसका विशेषता बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य। ठीक है, जैसे गाय का विशेषता बताया जा रहा है कि कैसा गाय, नीला गाय, कैसा गाय, नीला गाय। तो जो ये गाय हो गया यह क्या हो गया, विशेष्य, और यह जो नीला हो गया वह क्या हो गया, विशेषण। तो जो कर्मधारय समास होता है उसका जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वह क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब जिसका विशेषता बताया जाता है, यानी कि दूसरा पद संज्ञा होता है। तो एक लाइन इसमें नोट कर लेना है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद, कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। ठीक है, तो पहिलका पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद जिसका विशेषता बताया जाएगा वो संज्ञा होगा। जैसे पूछेगा कि नील गाय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, कि नीला है जो गाय। अब देखना है यहाँ पर, महान चासो पुरुष, मतलब महान है जो पुरुष, उसको क्या कहेंगे, महापुरुष। तो महान पहले क्या हो गया, विशेषण, पुरुष क्या हो गया, संज्ञा, महान है जो पुरुष। तो जिसमें विशेषता बताया जाएगा, किसी का विशेषण बताया जाएगा, वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महान चासो आत्मा, यानी महान है जो आत्मा, क्या होगा, महात्मा। महात्मा का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। मधुरम वच, मतलब मधुर वचनम, कैसा वचन, मधुर वचन, मतलब मीठा वचन, है ना। तो ये वचन का जो है क्या है, विशेषता बताया जा रहा है कि कैसा वचन, मधुर वचन, कड़वा वचन होता है ना, कि कैसा वचन, तो मधुर वचन। तो जब भी किसी संज्ञा का विशेषता बताया जाता है तो उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कर्मधारय किसी का जो विशेषता बताया जाएगा, किसी का भी विशेषण जो होगा, किसी का विशेषता किसके आधार पर बताया जाता है, कर्म के आधार पर ही ना बताया जाता है। ऐसे जो अगर कोई व्यक्ति का हम करें कि कोई व्यक्ति अच्छा है, कहते हैं ना कि फलना व्यक्ति अच्छा है, तो कैसे कहते हैं, उसके काम के आधार पर कहते हैं। अगर वो अच्छा काम करता है तभी ना कहते हैं कि अच्छा है। अगर जैसे कोई व्यक्ति कोई काम उम नहीं कर रहा है, कुछ भी हम उसका कोई किया हुआ काम नहीं देख रहे हैं, तब तो उसको अच्छा या खराब कह सकते हैं, नहीं ना कह सकते हैं। तो कर्म के आधार पर ना अच्छा खराब बताते हैं उसका विशेषता। तो जो भी विशेषता बताएगा वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो कर्म के आधार पर क्या है, किसी का विशेषता बताया जाता है, तो जब भी विशेषता वाला आ जाए, विशेषण आ जाए, तो जान जाना है क्या है, कर्मधारय समास है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है सो पढ़ेगा लिखेगा नहीं दिन भर, है कि नहीं। अब वो सोचेगा क्या कि हम पास कर जाए, तो पास होगा नहीं ना होगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ रहा है, दिन रात खूब मेहनत कर रहा है, उसको बैठ के सरापेगा कि वो फेल हो जाए, है ना। मैट्रिक में अब भगवान से कहेगा मैट्रिक में फेल कर दिया, तो मैट्रिक में फेल करेंगे नहीं ना करेंगे, बैटिंग में फेल करेंगे नहीं ना करेंगे। उसको क्या वो क्या होगा, पास होगा, कर्म के आधार पर उसका आएगा ना रिजल्ट। तो जब भी क्या है कि रिजल्ट का बात हो, कोई उसका परिणाम का बात हो, उसके विशेषता का बात हो, वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, है कि नहीं। आगे देखना है, एक है उपमा उपमेय सब, क्या होता है वो देखो, सुन के खूब खुश होगा, सब कहेगा क्या कि हाँ ठीक है फेल हो जाए।
लेकिन फेल वैसे थोड़े होता है, जो पढ़ेगा वो पास तो होगा ही, नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा, तो किसी को कहने से कुछ थोड़े होता है। ठीक है, देखना है उपमा उपन्यास, हंसो नहीं, उपमा उपन्यास देखो क्या होता है। उपमा एक जो है सो एक होता है उपमा और एक होता है उपमान। उपमा उपमा उपमान, ठीक है। अगर हम किसी चीज का किसी से तुलना करते हैं तो जिससे तुलना करते हैं उसको बोलते हैं उपमा, और जिसका तुलना किया जाता है उसको हम बोलते हैं उपमान। जैसे यहाँ पर देखना है चंद्रोज्वल, मतलब कि चंद्रमा जो चंद्रमा इव उज्ज्वल, मतलब चंद्रमा के जैसा उज्ज्वल, तुलना कर रहे हैं ना, कैसा उज्ज्वल, तो चंद्रमा के जैसा उज्ज्वल, चंद्रमा से हम तुलना कर रहे हैं उज्ज्वल का, है ना, कि चंद्रमा की तरह उज्ज्वल प्रकाश। तो यहाँ पर जो है सो चंद्रमा हो गया, वह क्या हो गया उपमा, और जो उज्ज्वल है इससे तुलना किया जा रहा है तो यह क्या हो गया उपमान। तो जहां पर भी उपमा और उपमान होता है उसको भी हम क्या कहते हैं परमधारय समास। जैसे कमलम इव नयनम, कैसा नयन, कमल नयन, कमल नयन मतलब कैसा नयन, कमल के जैसा नियम, इव मतलब अगर हिंदी में लिखना है तो इसको लिखेंगे कमलम इव नयनम, मतलब कमल जैसा नयन, कैसा नयन, तो कमल जैसा नयन। तो यहाँ पर तुलना हो रहा है ना, जो नयन है, नयन मतलब आंख, आंख का तुलना किसे हो रहा है कमल से। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम क्या हो जाएगा परमधारय समास, कैसा उत्पलम, तो नीला उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम क्या हो गया तुलना हो रहा है कर्मधारय समास। तो जब भी तुलना होगा कर्मधारय समास हो जाएगा, या विशेषण बताया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, चंद्रमुखी क्या हो जाएगा चंद्र, या चंद्रमुखम कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कैसा मुख, चंद्रमा के समान, चंद्रम इव मुखम, चंद्रमा जैसा मुख क्या हो गया कर्मधारय समास। इस तरह से कर्मधारय समास हो जाता है। चंद्र बदन, चंद्र मुख, कमल नयन, नील कमल, ये सब क्या, घन श्याम, घन इव श्याम, कैसा घन, श्याम जैसा, है ना, घन इव श्याम, श्याम मतलब क्या होता है काला, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं द्विगु समास, क्या कहते हैं उसको, द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जिसके पहले संख्या रहेगा वह कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास। काफी सिंपल है, जैसे ही पहले संख्या देख लिए द्विगु में टिक लगा देना है, समझ जाना है द्विगु समास होगा। जैसे पंचतंत्रम, यहाँ पर पांच आ ना गया पंचतंत्रम, और इसको विग्रह करने के लिए भी कोई ये नहीं है, इसका षष्ठी विभक्ति पंचा नाम ऐसे लगा करके लास्ट में समाहारः जोड़ देते हैं। जैसे पंचतंत्रम क्या हो गया पंचा नाम, तंत्रा नाम, समाहारः, पंचतंत्रम, पांच आ गया संख्या। जैसे त्रिभुवनम, त्रि मतलब जैसे त्रिभुज होता है ना, त्रया नाम भुजा नाम समाहार, त्रिभुज हो गया त्रिभुवन, त्रया नाम भुवना नाम समाहार, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम मतलब क्या, तीन भुवनों का समाहार। पंच तंत्र मतलब क्या, पांच तंत्रों का समाहार। जैसे पंचवटी, पंचा नाम वटा नाम समाहार क्या हो गया। तो जहां पर भी संख्या देखेंगे कि पहले संख्या आ रहा है, संख्या पहले आ रहा है, ठीक है, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पहले आ रहा है उसको क्या मान लेंगे, कौन सा समास है द्विगु समास। जैसे त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास, तीन आ गया, है ना। वैसे ही जैसे नौलोकी में कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास, नौ आ गया पहले। सप्तर्षि में कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास, सप्ता नाम ऋष्या नाम समाहार, सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, है ना। तो इस तरह से जब भी कोई पहले संख्या आ जाएगा वह क्या हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास काफी सिंपल है। द्विगु के लिए जैसे यहाँ पर आ भी रहा है द्विगु, दू आ रहा है, दू से जान जाना है कि संख्या वाला क्या है पूरा, द्विगु समास होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं द्वंद्व समास। अब देखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दो फॉर्मूला है, एक है चा अर्थे द्वंद्व, चा मतलब च अर्थे द्वंद्व, यानी कि चा हो गया मिल करके, तो जिसमें च अर्थ हो, है ना, च मतलब और, ठीक है, हिंदी में रहेगा तो और आएगा, और के जो सेंस में होता है, जो और के अर्थ में होता है उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। या जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद आ रहा है, जैसे द्वंद्व और दोनों पद सेम आ रहा है, याद रहेगा। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से द्वंद्व समास क्या होगा, जिसमें दोनों का प्रधानता होगा। जैसे इसमें याद रखना है, इसके लास्ट में इसको पहचानने के लिए याद रखना है, इसको उल्टा लोग लिख दिए हैं, इधर इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते हैं, पित्रो, पित्रो, ठीक है। देखना है ये जो ये वाला जो समास होगा ना संस्कृत में, हिंदी में पहचानने के लिए बहुत आसान है। हिंदी में इसके बीच में ऐसे आता है, ठीक है। जैसे माता पिता ऐसा लिखते हैं ना, जैसे भाई बहन दिखाई दे रहा है, और जैसे गीता या वन में जैसे राम सीता राम होता है ना, सीता सीता राम, राधे श्याम, गौरी क्या होता है, शंकर, यही ना होता है। तो हिंदी में जब आता है ना, जैसे सुख दुख, जैसे सुख दुख, तो अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, और इसके जगह पर, ठीक है, और हो जाता है। जैसे सुख दुख मतलब सुख और दुख, अगर इसका विग्रह करने के लिए हिंदी में कह रहा है, संस्कृत में केवल च लगा देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, केवल च लगा दिए हैं। और हिंदी में अगर बनाना हो इसी को तो बीच में और लगा देते हैं। जैसे सुख दुख लिखा हुआ है, इसका विग्रह पूछेगा क्या होगा, तो सुख और दुख का केवल और जोड़ देते हैं, और इसमें भी च जोड़ देते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं चार थे द्वंद्व। च मतलब और, तो बीच में इसमें हिंदी में क्या जोड़ दिया जाता है, और। जैसे माता पिता अगर है विग्रह करने के लिए क्या हो जाएगा हिंदी में, माता और पिता। भाई बहन अगर है विग्रह करने के लिए क्या हो जाएगा, भाई और बहन, भाई बहन। सीता और राम क्या हो जाएगा, सीता राम। जैसे राधे श्याम क्या हो जाएगा, राधे श्याम, राधा और श्याम। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो इस तरह से जब दोनों आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों का बराबर प्रधानता होता है, मतलब जितना प्रधानता इसमें सुख का है उतना ही प्रधानता दुख का भी है। जैसे जितना प्रधानता माता का है उतना ही प्रधानता पिता का, जितना प्रधानता भाई उतना बहन। तो इसीलिए इसको उभय पद प्रधानो द्वंद्व भी कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों पद का बराबर प्रधानता होता है। जैसे सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो इसमें दोनों पद का जो प्रधानता होता है वह क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक सब कुछ सुनता होगा लेडीज फर्स्ट, है ना, ये आज नहीं है, ये पहले से ही चलते आ रहा है। यहाँ क्या है, पहले सीता, बाद में राधे, पहले राधे बाद में श्याम, पहले गौरी तब शंकर। देख रही हो, शुरू से ही आ रहा है लेडीज फर्स्ट, ये नया नहीं है, ठीक है। मिल रहा है ना, सीता तब राम, राधे तब श्याम, पहले गौरी बाद में शंकर, है ना। लेडीज फर्स्ट शुरू से चल रहा है। तो इस तरह से याद रखना है, जब दोनों में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। और संस्कृत में इसको अगर विग्रह करना हो, इसमें इसके लिए क्या करते हैं, बीच में और जोड़ देते हैं। और संस्कृत में विग्रह करना होता है तो च जोड़ देते हैं, च का मतलब और होता है। जैसे वरुणश्च इंद्रश्च, मतलब इसका हिंदी होगा इंद्र और वरुण, है ना। इंद्रश्च वरुणश्च मतलब इंद्र और वरुण। और जब इसको एक जगह मिला के लिखना होता है संस्कृत में, तो लास्ट में अ केवल जोड़ देते हैं। जैसे इंद्र वरुणो, है ना, कृष्ण अर्जुनो, है ना, माताश्च पिताश्च पितरौ, ये कहाँ से आया है ये बता रहे हैं। तो जब भी इसमें अगर देखना हो, अगर जैसे द्वंद्व समास पहचानना है तो काफी सिंपल है, एक ट्रिक याद रखना है कि इसको लास्ट में देखना है, जिसके लास्ट में अ होगा वह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे संस्कृत में इंद्रा वरुणो, हिंदी के लिए तो वो पता ही है कि वैसे एरो दिख रहेगा, ऐसे बीच में रहेगा। लेकिन इसमें अगर रहेगा तो क्या होगा, लास्ट में और रहेगा, कृष्ण इंद्रा वरुणो, कृष्ण अर्जुनो, माता पितरौ, है ना। जैसे यहाँ पर पितरौ केवल हो गया, पितरौ क्यों होता है ये भी बता रहे हैं अभी। इस तरह से जो भी हो, जैसे कि राधे जैसे कि क्या है कि सीता रामो, है ना, इस तरह से कुछ भी हो जाएगा। अब ध्यान देना है, यहाँ पर पितरौ क्यों है, यहाँ पर तो माता पिता है, तो पितरौ कैसे आ गया है, दोनों माता पिता होना चाहिए ना, इस तरह से। यहाँ पर एक पिता का जो है सो रूप चला होगा उस समय शब्द रूप में, तो याद होगा उसमें प्रथम विभक्ति में क्या होता है, पिता पितरौ पितरः, है ना। तो यहाँ पर जो है पितरौ, यहाँ पर पता ही है ये एक वचन होता है, ये द्विवचन होता है, ये बहुवचन होता है। तो द्विवचन में पितरौ, तो किसी व्यक्ति का दो पिता हो सकता है, संभव ही नहीं है, तो दो पिता नहीं ना होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि द्विवचन को जो पितरौ होता है
उसको माता पिता के लिए ले लिया जाता है, इसीलिए पितरों का मतलब मान लिया जाता है कि माता और पिता दोनों। तो पितरों का मतलब क्या हो गया, माता पिता दोनों मान लिया जाता है, इसीलिए इसका जो विग्रह करते हैं माताश्च पिताश्च। ठीक है, तो इस तरह से द्वंद्व समास याद रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, द्वंद्व का मतलब पता है क्या होता है, द्वंद्व माने होता है झगड़ा, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के विचार का टकराव, दोनों में झगड़ा हो, उसका बात वो नहीं माने, उसका बात ये नहीं माने, तो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व माने एकदम झगड़ा, है ना, द्वंद्व एक दूसरे में, अगर दो व्यक्ति में आपस में झगड़ा होता है उसको द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, आपस में टकरा के मुड़ गया। तो इसमें क्या है कि इसमें जितना भी ज्यादातर आता है वो क्या होता है, वैसे ही टकराने वाला ही आता है द्वंद्व समास। जैसे देखना है, माता पिता, है ना, भाई बहन, है ना, एक दूसरे के कितना विरोधी होगा, है ना, इस तरह से होता है। सीता राम, है ना। और बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल पति, ये भी कौन सा समास होगा, दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है ना हमेशा, छोटा छोटी नहीं होता है, लेकिन द्वंद्व तो रहेगा ही। पति पत्नी, है ना, भाई बहन, इसमें तो होता ही है, मारपीट होता है ना, भाई बहन द्वंद्व, इस तरह से होता है द्वंद्व समास। और जरूरी नहीं मारपीट ही हो, मतलब ऐसा कोई भी दो शब्द आ सकता है। जैसे सुबह शाम, हिंदी में अगर रहेगा तो सुबह शाम, दिन रात, या रात दिन, है ना, जो भी हो, रात दिन हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा, सुबह शाम हो जाएगा, लोटा डोरी, है ना, क्या छिपा लोटा चाहिए, छिपा लोटा, भात दाल, क्या होगा, भात दाल, द्वंद्व समास। इस तरह से द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास, तब तक इसको नोट कर लेना है। बहुव्रीहि समास, इसका जो सूत्र होता है वह होता है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, मतलब जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ देगा, पूछेगा कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, नीचे बहुव्रीहि समास में ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में टिक कर देना है। पूछेगा जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास कहते हैं, अभी बताया ना थोड़ा देर पहले, द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है द्वंद्व समास। और जिसमें संख्या, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। संख्या रहेगा तो द्विगु समास। अभी सबको एक साथ देखेंगे, उसके पहले देखना है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। मतलब अन्य बहुव्रीहि समास में क्या होता है, एक नया आकर के, एक नया अर्थ आकर के उसका बढ़ जाता है। जैसे शादी ब्याह होता है तो घर में एक आके बहु बढ़ जाती है ना, तो उसी तरह से इसमें भी कोई एक नया अर्थ आकर बढ़ जाता है, बहुव्रीहि। ठीक है, ऐसे याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, बहुव्रीहि यानी कि एक अगर नया अर्थ बढ़ गया तो बहुव्रीहि समास। जैसे देखना है, चंद्र शेखरे यशस्व सह, चंद्र शेखर, तो चंद्र मतलब इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बीच विभेद करना। इसका अगर हिंदी अर्थ लगाए तो क्या होगा कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ऐसा ही कुछ कर्मधारय में भी देखने को मिल रहा था ना, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। लेकिन यहाँ पर यही डिफरेंस एक होगा कि इसमें एक नया अर्थ आ जाएगा। चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, किसी व्यक्ति को पता है, चंद्रमा है शिखर पे जिसके, चंद्रमा है शिखर पे जिसके, किसके, शिखर, शिखर मतलब शीर्ष, माथा, माथा पर किसके चंद्रमा है, शंकर भगवान के, अर्थात शंकर जी, है ना। तो जब भी कोई नया अर्थ आ जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नया अर्थ किसी विशेष आदमी के लिए आ रहा है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। जैसे ही अर्थ, एक नया अर्थ आ जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे पीताम्बर किसको कहा जाता है, पीतम अम्बरम यशस्व सह, मतलब कि पीला है अंबर जिसका, यानी कि जिसका अंबर पीला है। इसका तो सिंपल सा मतलब क्या है, पीतम अम्बरम यशस्व सह, मतलब पीला है अंबर जिसका। लेकिन पीताम्बर का एक विशेष अर्थ है, ये शंकर, ये सॉरी, कृष्ण जी को या ब्रह्मा जी को, दोनों कहा जाता है, कृष्ण जी या ब्रह्मा जी, है। ब्रह्मा जी भी पीला वस्त्र धारण करते हैं और कृष्ण जी भी पीला वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, ये इसी में आधा म रहेगा, आधा हो रहेगा, आकार हो जाएगा ब्रह्मा। इस तरह से आगे देखना है, जैसे बिना पानी, कौन सा समास होगा बिना पानी में, बहुव्रीहि समास होगा। बिना पानो यशस्या सा, यानी कि बिना है, पानी मतलब होता है हाथ। ठीक है, पानी माने क्या, हाथ। जैसे शूल पानी, जिसके हाथ में शूल हो, है ना, चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो, और बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो बजाने वाला, है ना।
तो बीना पानी किसको कहा जाता है? विष्णु जी को बीना पानी कहा जाता है। विष्णु जी कहीं ऐसे बीना बजाने लगे हैं। सरस्वती जी को कहा जाता है ना, सरस्वती। बीना पानी, बीना का किसके हाथ में रहता है? बीना वादनी किसको कहते हैं? सरस्वती जी को। तो एक विशेष अर्थ आ रहा है ना बढ़ के, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। या विग्रह पूछेगा कि बिना पानी का विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? बिना पानो यशस्या सह, मतलब बिना है हाथ में जिसके। आगे है नीलम कंठम यशस्या सह, नीला है कंठ जिसका। कैसा कंठ नीला हो गया था पता है? शंकर जी। ठीक है, ठीक है, क्या है? और वो जो है मतलब जो सांप होता है उसका शरीर ठंडा होता है, ठीक है। तो जब वो विष पिए थे तो उनका कंठ जो है सो जलने लगा था। तो उनके जलन को राहत देने के लिए क्या है कि उनके गला में सांप लपेट दिया गया था। जो सांप का शरीर होता है वो क्या होता है? एकदम ठंडा होता है। तो सांप जो है सो जल्दी किसी मनुष्य को काटता नहीं है, लेकिन जैसे ही सांप तो मतलब कि आदमी के शरीर से टकराता है या आदमी का शरीर जैसे पैर पड़ा, तो उसका शरीर तो ठंडा होता है और आदमी का जो शरीर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब उसकी अपेक्षा, सांप की अपेक्षा। तो उसको जलन महसूस होता है जिसकी वजह से वो काट लेता है। तो उसका शरीर बहुत ठंडा होता है। तो जब वो विष को पिए हुए थे तो उनका जो कंठ है वो जलने की वजह से नीला हो गया था, नीला पड़ गया था, और उसको कंठ को राहत देने के लिए उनके गले में सांप को लपेट दिया गया था। ठीक है, तो नील कंठ किसको कहा जाता है? शंकर जी को। ठीक है, सबसे गुस्सैल भगवान कौन है? शंकर जी। ठीक है, लंबम उद्रम या सस्या सह, क्या हो जाएगा? लंबोदर किसको कहा जाता है? लंबम उद्रम या सस्या सह। उदर मतलब क्या होता है? उदर माने पेट, जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहेंगे? लंबोदर। तो गणेश जी का जो पेट है वो बहुत लंबा होता है, यहाँ पर गणेश लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी नया अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास इतना समाप्त हो गया। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 4-5 तरह से पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा, तो चंद्र शेखरे यशस्य सह, ये विग्रह हो गया। ये पूछेगा कि चंद्र शेखरे यशस्य सह का समस्त पद क्या होगा, तो ये समस्त पद हो गया चंद्रशेखर। पूछेगा एक कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास। या पूछ देगा कि जिस समास के अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो इस सबको याद कर लेना है, तो रहने देते हैं। ठीक है।